फैमिली ट्री, ठीक है जी। फैमिली ट्री जो होता है उनको पेडिग्री कहते हैं। अब इसको एनालाइज कर लो तुम, जब इसकी एनालिसिस करोगे तो पेडिग्री एनालिसिस उसको कह देंगे। अब फैमिली ट्री में हम क्या जानना चाहते हैं कि कौन किसकी चाची है, बुआ, ये जानना नहीं चाहते। बायो क्या जानना चाहते हैं, बायोलॉजिकली हम जानना चाहते हैं कि अगर किसी फैमिली में कोई डिजीज है वो किस तरीके से जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है, लेट्स से हमारे पास है हमारा टिंकू, ठीक है। टिंकू वांट्स टू नो कि टिंकू को इतना याद है कि शायद उसके दादाजी को डायबिटीज थी। वो जानना चाहता है क्या उसको डायबिटीज हो सकती है। तो टिंकू क्या करेगा, अपना पेडिग्री एनालिसिस कराएगा, ठीक है। तो वो अपने पेडिग्री का पूरा फॉर्मेशन करवाएगा और उसके बाद उसको एनालाइज करके देखेगा कि पॉसिबिलिटी है कि उसे डायबिटीज हो सकती है या नहीं। तो टिंकू पीछे जाएगा, बैक ट्रैक करेगा अपनी फैमिली हिस्ट्री को कि मम्मी पापा के बारे में, मम्मी को है या पापा में से डायबिटीज है, किसी को नहीं। अच्छा, पापा के भाई बहनों में से किसी को थी, मम्मी के भाई बहनों में किसी को थी। फिर पीछे जाके देखेंगे दादाजी दादी जी को थी डायबिटीज, या नाना नानी जी को कोई डायबिटीज थी। तो इसे हम कहते हैं, जब इसी चीज को वो ग्राफिकली एक तरह से रिप्रेजेंट कर लेगा ना, तब हम उसे कह देंगे उसने पेडिग्री बना ली है। तो पेडिग्री का मेन पर्पस यही होता है कि पर्टिकुलर डिजीज को माइंड में रखते हुए उसे ड्रॉ किया जाता है और जाना जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो भी डिजीज है उसका ट्रेट फैमिली के किस मेंबर को पास ऑन हुआ है या किसको नहीं हुआ। तो पेडिग्री एनालिसिस में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बनाने के लिए तो नहीं आएगा नीट में, क्योंकि मैं नीट के पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ, आपको बनाने के लिए नहीं आएगा वहां पे। डेफिनेशन भी पेडिग्री एनालिसिस की मैंने तो नहीं देखी आज तक। आपको मेनली आते हैं, पहले तो सिंबल्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, फिर आपको पेडिग्री देंगे और वो आपको पहचानने को बोलेंगे कि बताओ ये किस तरीके की बीमारी रखती है। जनरली वो स्पेसिफिक बीमारी नहीं पूछते, वो 4 तरीके की कंडीशन पूछते हैं। तो आपको वो 4 तरीके की कंडीशन मैंने सिखानी है, ठीक है। करें स्टार्ट। यो मैम। चलो, तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए जो 4 तरीके की कंडीशन, देखो अभी बच्चे आ रहे हैं, नलायको टाइम से आया करो। अब तुम पता है कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट गई है, कैसे जियोगे तुम इस इंफॉर्मेशन के बिना, बताओ। अब पेडिग्री एनालिसिस में आपको 4 चीजें ढूंढनी है, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन बार बार पूछेंगे और यही आपको हर बार निकालना भी है, और इसे करने का तरीका भी है, वो भी कर लेंगे हम अच्छे से। सबसे पहले मुझे बताओ, आपने अभी तक इस चैप्टर में कौन सी 2 टाइप की डिजीजेस के बारे में पढ़ा है, कौन से डिसऑर्डर की। मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हाँ, वेरी गुड, मेंडेलियन पढ़े हैं और क्रोमोसोमल पढ़े हैं, है ना। अच्छा बेटा, जो क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं ना, और वो रिसेसिव भी हो सकते हैं, है ना। यस। अच्छा, वो सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं और वो ऑटोसोमल भी हो सकते हैं, सही बात है। यो मैम। तो पेडिग्री एनालिसिस से हम 4 चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बीमारी जो है वो ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या फिर क्या वो बीमारी, ये लिख लो साथ साथ, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ए से ऑटोसोमल है, पूरा लिखना है, ठीक है। या फिर वो बीमारी हमारी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। आपने बताया कि जो सेक्स लिंक डोमिनेंट है वो बहुत ज्यादा रेयर हो रहे हैं। रेयर होते हैं बिल्कुल, पेडिग्री तो सबका बन सकता है ना। फिर इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? बहुत, किस चीज के, दोबारा बोल। मुझे सुना नहीं। ओके, सो आपको आपकी पूरी एनसीईआरटी में जो एक डोमिनेंट फीचर आने वाला है ना, सिर्फ एक डोमिनेंट बीमारी है, उसका भी पेडिग्री भी सॉल्व करेंगे, बस वहां पर एक डोमिनेंट आता है, बाकी आप सब रिसेसिव के रिसेसिव पढ़ते हो। और सेक्स लिंक्ड में भी अगर आप देखो ना, तो आप लोग सिर्फ एक्स लिंक्ड पढ़ते हो, आप वाई लिंक्ड बीमारियां तो पढ़ते ही नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां जो मैम। आपने यहाँ पे स्किप ही कर दी, तो अच्छी बात भी है, क्योंकि आपको इतनी सारी जेनेटिक बीमारियां याद नहीं करनी, आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थोड़ी और बीमारियां याद करनी है, तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यही डिसऑर्डर पता करने हैं, ठीक है, इतना क्लियर सबको। अब जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जब क्लास में, तो प्रॉब्लम ये होती है किसी बच्चे का डाउट रह जाता है, क्योंकि बाकी बच्चे बोल देते हैं हमें आता है, वो बेचारा बच्चा पीछे में रह जाता है। तो इसलिए जब समझाऊं ना तो बोलने देना मुझे। तो अब इसमें क्या चीज एक आ सकती है कि जब मैं ऑटोसोमल बोल रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम है वो टोटल है हमारे पास 46 इन नंबर,
बेटा जब भी क्रोमोसोम कितने 40, कब तक मैं उसे ऑटोसोम बोलूंगी, कितने क्रोमोसोम्स को? 44 44 क्रोमोसोम्स में अगर कोई भी डिफेक्ट होगा ना तो वो ऑटोसोमल डिजीज है। अगर लास्ट के 2 सेक्स क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट होगा तो वो सेक्स लिंक डिजीज है। ठीक है, इतना क्लियर है? यो मैम। मैम। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सिंबल कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा। तो सिंबल करने के लिए ना कुछ मत करो, एक बार एनसीईआरटी साथ में खोल लो, इजी रहेगा। ये पेज निकालना प्लीज जो है सिंबल बने। मिला? यो मैम। देख बेटा, जब भी डब्बा बनेगा खाली, दिस इज अ मेल। अगर इसी डब्बे को मैं भर दूं रंगों से, किसी भी रंग से भरा होगा, वहां पे तुम्हें रेड से दिख रहा है, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट से भी आता है पेपर, तो अगर ये भरा हुआ होगा तो ये है अफेक्टेड। कोई भी डिजीज है, वी डोंट नो क्या, लेकिन ये डिजीज से अफेक्टेड है, या मैं इसे डिजीज कह सकती हूँ। ठीक है जी। अगर यही डब्बा, इसके बीच में तुम्हें सेंटर में छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, तो ये है कैरियर। जनरली ना आपको पेडिग्री कैरियर पे दिखाते नहीं है, मतलब पेडिग्री में कैरियर नहीं दिखाते क्योंकि आपको वो क्वेश्चन में ढूंढना होता है, पर ऐसा भी पेडिग्री आ सकता है जहाँ पे मेंशन हो। तो इस केस में मेल कैरियर है डिजीज का। जैसे सिकल सेल एनीमिया में फादर कैरियर होगा डिजीज का, फिर वो बच्चे को आगे पास ऑन कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? यो मैम। फीमेल के लिए सिंबल है सर्कल। अगर मैंने सर्कल को भर दिया तो फीमेल इन्फेक्टेड है या नहीं? इन्फेक्टेड। है ना? और अगर इसके सेंटर में सिर्फ एक गोला है तो ये क्या है? कैरियर। देयर आर इंडिविजुअल जिसका सेक्स डिटरमाइन नहीं है, तो जिसका सेक्स नहीं पता उसे हम डायमंड शेप में बनाते हैं। ठीक है, सेक्स अनस्पेसिफाइड। ओके। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि डायमंड, लेकिन ये डायमंड कलर्ड है, तो मैं क्या बोलूंगी? अफेक्टेड। बेशक सेक्स नहीं पता लेकिन अफेक्टेड तो है ना। गुड। अब देखो, अगर मैंने यहाँ बनाया मेल, यहाँ बनाई फीमेल, और इनके बीच में एक लाइन खींची, तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ मेटिंग। ठीक है, क्वार्टर्स दिखा रही हूँ। अगर मैंने यहाँ बनाया मेल, यहाँ बनाया फीमेल, लेकिन 2 लाइनें खींची, 2 लाइनें का मतलब है ये है क्लोज रिलेटिव। मेटिंग है लेकिन किसके बीच में? रिलेटिव्स में, कजन ब्रदर सिस्टर्स में। ठीक है, ओके। यो मैम। इसके अलावा अगर ये फादर है, ये मदर है, ये लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, इसके सेंटर से हम लाइन खींचेंगे और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे बच्चे बनाएंगे, तो ये सबके सब इन्हीं के बच्चे हैं। तो ये मॉम डैड है और ये उनके बेबी। ठीक है, अब ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। क्वेश्चन है बड़ी बहन कौन है? ये सारी की सारी लड़कियां बनाई है। तो जो पहले लेफ्ट साइड पे लिखते हैं ना वो फर्स्ट जनरेशन होती है, ये सबसे पहले आया वो बच्चा होता है। ठीक है, तो दिस वुड बी द एल्डर, दिस वुड बी द यंगेस्ट। ओके, क्लियर? यो। अब अगर मैं ऐसे बना लूं, फादर मदर नीचे बच्चा ऐसा, तो पेरेंट्स कैसे हैं? नॉट अफेक्टेड। अनअफेक्टेड। अफेक्टेड का है, उन्हें कलर का किया मैंने। और चाइल्ड कैसा नॉन होगा? अफेक्टेड। अफेक्टेड। हाँ, समझ आई बात? यो मैम। ये सिंबल लिख लो। तो नहीं गए? नो मैम। ओके, गुड इवनिंग लिनिका सरला प्रिया पिंकू अभी। ऑलराइट, चलो आ जाओ भाई। पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के लिए रूल्स है, रूल्स फॉर नीट। 2 तरीके के रूल है, ठीक है जी। और दूसरा है रूल्स टू सॉल्व। सॉल्व करने से पहले नीट के रूल आपको समझने पड़ेंगे 2। ठीक है, रेडी? यो मैम। तो नीट के जो रूल है बहुत सिंपल है। पहला,
सॉल्व लिखना है ये, क्योंकि बाद में बहुत याद आएगा। ठीक है, लिख लो, सॉल्व पेडिग्री एट एंड। तो बायोलॉजी का जब लास्ट क्वेश्चन होगा ना आपका, वो पेडिग्री होगा, अगर पेडिग्री क्वेश्चन में आया है। ठीक है, उससे पहले नहीं करोगे, चाहे जितनी मर्जी टेम्पटेशन हो। एन कितनी बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? ट्राई ओनली वंस। तुम सिर्फ एक बार कोशिश करोगे तो सॉल्व करने की, सॉल्व हुआ तो ठीक, अगर सॉल्व नहीं हुआ, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करेंगे? स्किप। स्किप, यस। क्योंकि ये तुम्हारे 5 मिनट खा जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। उस 5 मिनट में 3 क्वेश्चन और हो सकते थे। ओके, समझ आई? याद रखना, जब भी पेडिग्री आता है बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा टाइम खराब करके जाता है ये, सो मेक श्योर। ये 2 रूल। अब चलो इसको सॉल्व करने के रूल की तरफ चले। हम उसको साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले ये पेडिग्री बना लो, सैंपल पेडिग्री, फिर इसको सॉल्व करते हुए हम समझेंगे कैसे करना है। इसको कलर करा है वो डब्बा कलर कर देना, शर्माना मत। और सॉल्व करके जाना, भागना नहीं कहीं। ओके, भूमिका, गरिमा, हिमानी, कृतिका, नियतीश, बहुत सारी पल्लवी हमारी क्लास में अब तो, पलक भी, आज भी दोनों साक्षी आई है। गुड, जिनमल। हो गया? यस मैम। नो मैम। यो मैम। देखो, सबसे पहला रूल, हाउ टू सॉल्व इट ना, ये कर रहे हैं ना। सबसे पहला रूल है मेक, सॉरी 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 सॉरी, मेक क्या बोल रही हूँ मैं, मार्क द जनरेशन। लास्ट वाले स्क्वायर में हाफ कलर्ड है। नहीं, फुल नहीं नहीं, हाफ कलर नहीं है। मार्क द जनरेशन, जनरेशन मार्क करो। कैसे? पहली जनरेशन ये है मदर फादर, इसके अलावा और कोई इंडिविजुअल नहीं है ना इनके साथ सिबलिंग, तो दिस इज माय फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद इनके बच्चे जो हुए ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट इन्होंने यहाँ कर दिया, 1 2 एंड 3, ये तीनों इनके बच्चे हैं। दिस इज सेकेंड जनरेशन। ध्यान से देखना, ये जो फीमेल है ये बाहर से आई है ना, इनसे तो नहीं अटैच ना। इनसे कैसे अटैच होती? अगर इस लाइन से अटैच होती, ये लाइन तो है नहीं यहाँ पे, राइट, तो ये बाहर से है कोई। ठीक है जी, तो 1 2 3 इनकी सेकेंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन क्या होगी? देखो, सेकेंड जनरेशन का जो मेल है उसने इसके साथ रिप्रोड्यूस किया और ये वाले जनरेशन आ गई बच्चों की, सो दिस वुड बी अवर थर्ड जनरेशन, करेक्ट। अब थर्ड जनरेशन की फीमेल ने एक बाहर वाले मेल से रिप्रोड्यूस किया एंड फाइनली दे हैव दिस वन, ये सारे इनके बच्चे हैं। दीज आर द फोर्थ जनरेशन। तो जनरेशन मार्क करी सबने? तो पहला स्टेप था आपका मार्क द जनरेशन, कर दी सबने, और वहां पे लिख लिया स्टेप। थर्ड जनरेशन से दोबारा समझो। एक सेकेंड, मार्क द जनरेशन समझा सकती हूँ। ये देखना, ये थर्ड जो बच्चा था इनका मेल, बाहर वाली फीमेल के साथ ने रिप्रोड्यूस करके ये इसके बच्चे आए यहाँ पे, राइट। ये दोनों बेटियां हैं इसकी, है ना। दिस इज माय थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में जो ए नंबर पे बेटी है उसने एक मेल के साथ रिप्रोड्यूस किया, मीटिंग करी, ये इसका पार्टनर है, बाहर से आया है, और इन दोनों के बच्चे इस लाइन से रिप्रेजेंट हुए ना, देखो दोनों की मीटिंग और इनके बच्चे यहाँ पे रिप्रेजेंट हुए, तो ये हमारी आ गई फोर्थ जनरेशन। क्लियर? अब सारी जनरेशन लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें मार्क करना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड। मार्क नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड। कैसे करना है ये देखो, यहाँ बता रही हूँ। जनरेशन 1 में किसी को बीमारी है, देख के बताओ। यो मैम। 1 या 2? 1। जनरेशन 2 में किसी को है? नो मैम। जनरेशन 3 में किसी को है? नो मैम। जनरेशन 4 में है? नो मैम। देखो है, 2 2 को है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप था। अब देखो थर्ड स्टेप क्या है।
कि ये ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव। और फोर्थ स्टेप है आपका फाइंड आउट ये ऑटोजोमल है या रिसेसिव, सॉरी ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड। तो देखो अगर ये डोमिनेंट होता तो ये हर जनरेशन में किसी ना किसी के अंदर शो जरूर होता जीन, लेकिन ये जीन डोमिनेंट नहीं है, तभी तो ये किसी जनरेशन में मिस हो रहा है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में ये डिजीज कर रहा था, सेकेंड जनरेशन में इसने डिजीज नहीं करी ना इस जीन ने, ये जीन कहीं तो होगा ना, तभी तो ये फोर्थ जनरेशन तक पहुंचा है, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक पहुंच गया, बीच में इसने बीमारी नहीं करी। तो जहां ये बीमारी नहीं करता जिस जनरेशन में, हम उसे कहते हैं स्किप। तो जब भी किसी जनरेशन में बीमारी स्किप होती है तो वैसी वाली डिजीज हमेशा रिसेसिव होती है, ठीक है। तो जब भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगी तो हम कहेंगे रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो थर्ड स्टेप में मैं लिखूंगी कि थर्ड स्टेप में मुझे देखने को मिला स्किपिंग ऑफ जनरेशन, की बीमारी किसी एक जनरेशन में मुझे नहीं दिखी, स्किपिंग ऑफ जनरेशन प्रेजेंट थी, दैट मींस डिजीज कैसी है, रिसेसिव। समझ आया? यो मैम। अब फोर्थ मुझे ये जानना है कि ये सेक्स लिंक्ड है ये ऑटोसोमल है सबसे। हाँ मानसी बोलो। हाँ मैम मानसी बोलो। अगर मानो तीन जनरेशन में बीमारी होगी और एक में स्किप होगा तब भी वो रिसेसिव ही होगा। हाँ यस यस ठीक है। यस मैम। ओके अब मुझे जानना है ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ठीक है तो सेक्स लिंक के कुछ फीचर लिख लेते हैं, हमें ना याद रहेंगे। सेक्स लिंक जो होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अप्लाई होगा लेकिन कहीं कहीं पे अप्लाई नहीं भी होता है, ये फैक्ट है। इसलिए मैंने बोला था बस एक बार क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि ये हर किसी के साथ है, पेडिग्री कुछ इसी तरीके के होते हैं। सो सेक्स लिंक के साथ सबसे पहले क्या चीज है कि या तो ऑल मेल अफेक्टेड दिखेंगे आपको, सिर्फ लड़कों को हो रही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो डिजीज है वाई क्रोमोसोम पे, तो जितने मेल होंगे सब पे ही बीमारी होगी ना, सारे मेल अफेक्टेड होंगे हर जनरेशन में, सही बात है ना। यो मैम। या फिर ऑल फीमेल अफेक्टेड दिखेगी आपको सिर्फ, या फिर जब वो कॉमनली मिलेगा ना दैट विल बी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन आता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है भाई? बहुत सिंपल होती है, जो आप बहुत पहले से भी सुनते हो कि पापा, लड़कियां पापा पे ज्यादा जाती है, मम्मी पे लड़के ज्यादा जाते हैं, है ना, चलाते हैं इनके। लेकिन बीमारियों के सेंस में भी ऐसा होता है कि डैड से डिजीजेस ज्यादा डॉटर को जाती है जेनेटिकली और मॉम से डिजीजेस ज्यादा सन को जाती है। तो इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कि फादर से देखने में लगता है ना मेल टू मेल जाती है लेकिन मेल टू फीमेल जा रही है। तो फादर से डॉटर को डिजीज जाना इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मदर से सन को डिजीज जाना इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है जी, तो ये आपको सेक्स लिंक में दिखाई देगा। इज इट क्लियर? यो मैम। ठीक है अब पीछे आते हैं, ये लिख लिया सबने? यो मैम। बेटा अब इस पिक्चर को देखते हैं, मेरे को थोड़ा सा इसे धोना पड़ेगा। मुंह धुलवा देते हैं इसका। नूना बच्चा बना दिया हमने इसे, चलो शाबाश, जनरेशन को भी खा जाते हैं हम। देखो जी बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही बड़ी बात कहने वाली हूँ मैं कि ये थी इन्फेक्टेड, इसे बीमारी थी, इनसे लड़के को भी बीमारी गई है और इनसे लड़की को भी बीमारी गई है। ठीक है, जेंडर को स्पेसिफिक था कि एक जेंडर को बीमारी गई है, दोनों को गई है ना। यो मैम। जब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जब जेंडर स्पेसिफिक ही नहीं है तो ये कौन सी बीमारी होगी? ऑटोसोमल। क्रिस क्रॉस नहीं होगी, क्रिस क्रॉस होती अगर फीमेल से सिर्फ मेल को जाती, लेकिन फीमेल से फीमेल को भी गई है ना। तो ये हमारे पास कौन सा पेडिग्री है? ऑटोसोमल रिसेसिव। मैम हाँ बोल बोल। ये सेक्स लिंक भी तो हो सकता है क्योंकि मदर से तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही जाएगा। दोबारा बोल। मैम क्यों ये सेक्स लिंक भी तो हो सकता है क्योंकि मदर से तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही जाएगा। हाँ मदर से एक्स क्रोमोसोम में जाएगा ना, तो फिर बेटा ऐसे तो हर लड़की को भी होती ना पॉसिबिलिटी, लेकिन ऐसे है नहीं ना। तो सेक्स लिंक, हाँ बात तुम्हारी सही है, ऐसे देखने में तो सब सेक्स लिंक ही लगते हैं। तो हम सेक्स लिंक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्टिकुलर जेंडर को ही दिखाई देगा, इसलिए हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बात तुम्हारी भी सही है कि ये सेक्स लिंक भी तो हो सकता था
कि जाना तो मदर से हो सकता है, इसने एक्स कंट्रीब्यूट यहाँ पर किया हो, लेकिन फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, हम रूल्स के साथ स्टिक करते हैं कि देखो या तो सारे मेल इन्फेक्टेड या सारे फीमेल इन्फेक्टेड या फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, कि मदर से बेटे को गया है, फादर से बेटी को गया है, ये तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. यस, तो इसलिए रूल्स के साथ करना पड़ेगा। चलो, समझ आया सबको थोड़ा थोड़ा? यो मैम। ये बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर देता है, लेकिन हमें यहाँ पे Excuse me, ma'am. बोल 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 बोल। मैम आपने वो ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे बताया, एक बार फिर रिपीट करना। नेट नहीं चल रहा तेरा बच्चे? नो मैम, एक बार समझ नहीं आया, फिर बताना ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे बताया। अच्छा, रिसेसिव समझ आया कैसे बताया? यस मैम, रिसेसिव समझ आ गया था। ऑटोसोमल देख कैसे बताया, इन्फेक्टेड मदर थी ना यहाँ पे, यस मैम। इनसे बेटे को भी हो गया, मदर से Yes, बेटे को ma'am. गया तो मैं इसको क्रिस क्रॉस कह देती, लेकिन मदर से बेटी को भी तो गया ना, तो दोनों सेक्स को Yes, जा ma'am. रहा है, दोनों सेक्स को जा रहा है, तो ये सेक्स लिंक नहीं होगा, ये ऑटोसोमल Yes, होगा, ma'am. इसलिए ये ऑटोसोमल हुआ। समझ आया? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. नो प्रॉब्लम। चलो अब ये वाला ट्राई करके देखो, वैसे ही करना। देखो टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आराम से निकलते हैं, इससे आदत हो जाएगी। पहले मैंने बनाओ जनरेशन, फिर लिखो अफेक्टेड कौन है, फिर ढूंढना कि डोमिनेंट है या रिसेसिव, और लास्ट में ढूंढना ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड। मैं तो इसी ऑर्डर में सजेस्ट करूंगी, अगर किसी और ऑर्डर से पढ़ चुके हो तो उससे कर लो, लेकिन एक तरीका पकड़ो और उसी से सॉल्व करना। जैसे मैथ को करने के कितने सारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो पेडिग्री करने के भी बहुत तरीके हैं, तुम्हें जो समझ आता है उसी पे स्टिक करना। चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। दिस इज Sex linked recessive. Ma'am, sex link. क्या बात चैट में लिखने से Ma'am, बोलने autosomal. क्या हो गया, हुआ क्या? मैम हो गया इसका आंसर। हाँ तो चैट में लिखना फिर। हाथ इसलिए खड़े करे हैं, डाउट में खड़े करे हैं? हम आंसर के लिए किए थे। ये कर रहे इशिका आंसर के लिए कर रहे हैं, आंसर कर दिए तो बहुत बढ़िया बात है। डाउट के लिए हाथ खड़ा किया करो, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी मुझे। पहले जनरेशन बनाऊंगी मैं, मेरे को क्या पता क्या है यार, मेरे को खुद भी तो सॉल्व करना है, सवाल है। हाँ आपको पता होगा इस वजह से। मैंने बना के रखा हुआ है, मेरे को सॉल्व तो करना पड़ेगा, तेरे सामने ही आंसर कहाँ लिखा है पूरी प्रेजेंटेशन खाली है। पेडिग्री तो क्लास में ही कराते कराते करना पड़ता है, ऐसे ही होता है हर बार, पिछले बैच में तो क्या होगा, हर क्लास में कराना पड़ता है अलग अलग। ये सेकंड वाला जनरेशन है, थर्ड। इसमें जो ध्यान देना है ना, इसका ध्यान देना याद से, यहाँ गड़बड़ी होती है कि ये जो भाई साहब है ये बाहर से आए हैं, ठीक है, ये इस जनरेशन का पार्ट नहीं है, तो ध्यान से देख लिया करो। ओके, बी ये केयर, मैम। ये कभी कभार गलती करा ये देते हैं, मैम। चाहे इस क्वेश्चन में ना कराए, ठीक है जी। तो मेरे को दिख रहा है जनरेशन 1 में, मैं जनरेशन बना रही, जनरेशन 1 में किसी को बीमारी नहीं है, 0 2 में 2 लोगों को बीमारी 2 को है, है, 3 में 1 एक को को है। बीमारी है। मुझे यहाँ स्किप मिल गया, स्किप मिल ये गया मैम। कि डिजीज मेरी होगी रिसेसिव। रिसेसिव। अब देखो मैं कह रही हूँ अनअफेक्टेड, पेरेंट अनअफेक्टेड है पर कैरियर जरूर होंगे बीमारी के, तभी तो बच्चे को यस। पहुंची। तो अनअफेक्टेड पेरेंट ने बेटे को भी करी और बेटी को भी करी, कहते कोई भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों यस बीमार। मैम। दैट मीन दिस डिजीज वुड बी ऑटोसोमल। ऑटोसोमल रिसेसिव। हो गया? यस मैम। ये मैम। मैम अगर एक भी अनइफेक्टेड आ जाए तो, अगर एक भी स्किप हो जाए तो वो रिसेसिव हो जाता है ना, अगर हाँ वो एक भी हो रिसेसिव, सिर्फ। हाँ
रिसेसिव हो जाता है, लेकिन जब पेडिग्री का साइज बढ़ जाएगा ना तो Yes. क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी कराऊंगी मैं तुझे, यस चला जा। आओ भैया एनसीईआरटी करते हैं। एनसीईआरटी मत खोलना प्लीज, स्क्रीन पे देख लो। ये क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी नीचे लिखा है, लेकिन ये हमें एक बार खुद से सॉल्व करना है क्योंकि ये आ सकता है बहुत आराम से। ठीक है, तो प्लीज एनसीईआरटी मत खोलना, क्या फायदा, तुम्हारा नुकसान है। डू क्वेश्चन नंबर बी एंड ए, सॉल्व करो। कॉपी में सॉल्व करना है वैसे ही। पहले क्या करोगे? मैम बी तो सेम ही डोमिनेंट है और जो हमने रिसेसिव करा चेक अभी। नहीं, जनरेशन सबसे पहले मैम जनरेशन बनाएगा। जो आपने अभी करवाया उसी से मैम वो बी तो सेम वही ही है हाँ जो आपने करवाया। हाँ, गुड, पहचान लिया। पहले जनरेशन बनाना है, दूसरा अफेक्टेड, जिसके बाद अफेक्टेड लिखने हैं, फिर तुम बताओगे रिसेसिव, डोमिनेंट है या डोमिनेंट, रिसेसिव, और फिर तुम फोर्थ बताओगे ऑटोसोमल या ऑटोसोमल या सेक्स सेक्स लिंक्ड। लिंक्ड। तो देखो, जब अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे अफेक्टेड हो, ये लाइन सुन लेना, अनअफेक्टेड लिख लो वहां पे, कैरियर पेरेंट्स है ये। कैरियर यहाँ बनाए नहीं है इन्होंने दिखाने में, लेकिन कैरियर सही है। और इनके बच्चों को बीमारी हो जाए और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो, दिस डिसऑर्डर इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। आपको नीट में, क्योंकि इन्होंने बना के दे रखा है, आपको नीट में ये लेबल होने के लिए आ सकता है कि ये किस डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये याद रहेगा। तो याद रखना, जहाँ पे बाहर से भाई साहब बीच में लाए थे ना, वो सिकल सेल एनीमिया वाला था। ठीक है, यो मैम मैम। लाइन फिर से रिपीट करना तो एक बार। दोबारा बोल। ये लाइन फिर से रिपीट करना तो जो आपने अभी बोली। अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स, unaffected carrier parents give birth to यस मैम। diseased children। ठीक है, occur in sickle cell anemia, occur in sickle cell anemia। चलो भाई, ए वाला ध्यान से करना। कर दिया। कर दिया? हाँ शीतल बोलो। डन होने के बाद हाथ मत खड़े करो यार, डाउट के लिए हाथ खड़े किया करो। बोलो राशि। मैम इसमें जो सेकंड वाली रो में है ना, इसमें दो है ना नीचे को वो बने हुए ना, तो मैम इनकी अलग अलग जनरेशन आएगी कि मतलब एक ही आएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राशि ने। देख बेटा, ये सारे के सारे कजन्स है ना, कजन ब्रदर सिस्टर है ना, तो ये हमारी हो गई सेकंड जनरेशन, सारे कजन भाई बहन है ना। मैम पर जो फीमेल आई है बीच में वो तो अलग जनरेशन की होगी ना। अरे सॉरी, ठीक है। ये यस सारे मैम। कजन्स है ना, अब ये सारे के सारे जो कजन्स है, इनके आगे रिप्रोडक्शन से जो जनरेशन आएगी वो नेक्स्ट जनरेशन होगी, यानी कि वो हो जाएगी थर्ड जनरेशन। तो देखो, एक कजन है ये वाला ए, और एक कजन है ये हमारा बी वाली। ठीक है, तो ए कजन ने जब शादी करी, उनके जो बच्चे हुए, दिस वुड बी द थर्ड जनरेशन। सिमिलरली बी कजन ने जब शादी करी और उसके बच्चे हुए, ये भी थर्ड जनरेशन हुई, क्योंकि ये सब होंगे तो पैरेलल ही ना, बस ऊपर नीचे बनाए गए। समझ आई ये बात? यो मैम। ठीक है, तो दोनों की जनरेशन मैम। करो करो, सॉल्व करो। देखो, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, अभी एक साथ देखने में, बस वो एक लाइन में नहीं लिखे हुए थे। एनीवेज, आइए करते। फर्स्ट जनरेशन में बीमारी है, यो मैम 1। सेकंड जनरेशन में, यो मैम थर्ड जनरेशन में, वन। यो
सारी जनरेशन में बीमारी है। बीमारी तो ये कैसा ट्रेट होगा? डोमिनेंट रिसेसिव? डोमिनेंट। डोमिनेंट। पूरी एनसीईआरटी में बस भी तो डोमिनेंट मेंशन है, डोमिनेंट। लेकिन महिला से पुरुष को भी हो गया और महिला को भी हो गया। ऑटोसोमल। So this is an autosomal dominant, right? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करके तुम समझ गया हमारा। मिस डिसऑर्डर का नाम क्या है? एक सेकेंड। मस्टोनर डिस्ट्रॉफी, मसल्स की वीकनेस हो जाती है, बहुत लिथार्जिक सी हो जाती है ये। हाँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट ही। और ये रहा आपका सिकल सेल एनीमिया। इसको यार याद से कर लेना। सिकल सेल एनीमिया और हेमोफीलिया पे पूछ लेते हैं। मैं क्रोमोसोमल होगी या मेंडेलियन डिसऑर्डर होगी? तो बता, कहाँ पढ़ी थी तूने? ए ऑप्शन वाली। हाँ, तो तूने कहाँ पढ़ी थी? ये वाली तो पढ़ी नहीं। मैम ये वाली पढ़ी नहीं। पढ़ी नहीं? नो मैम। नो मैम। मेंडेलियन डिसऑर्डर है, पढ़ा नहीं तुमने? ओ नो मैम। अच्छा, ठीक है भाई, बताना भाई कल। और कुछ भी होगा तो मुझे कल बता देना सारा। कल के बाद फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट कर दूंगी मैं, ठीक है जी? यो मैम। आओ इधर एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। Now this question is little tricky. ये बड़ा वाला पेडिग्री है। बड़ा वाला पेडिग्री आपको देखने में जनरेशन बड़े सेंस में नहीं देखना, छोटे छोटे लेवल पे भी जनरेशन को देखना है। तो ट्राई दिस। हेलो, तुम्हारे थोड़े मजे लूंगी, इसके वो बताऊंगी। मैम ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सी ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेंट सी। ऑटोसोमल डोमिनेंट। मैंने पूछा Autosomal पूछा dominant। मैंने ऐसे पूछा है मैंने। समझ नहीं आता क्लास में कितने बच्चे हैं, वो ना करे क्वेश्चन। चैट में लिखो तुम्हें आ गया तो। उन्हें क्यों ऐसे फील करा रहे हो? उनसे देर से हो रहा है, आराम से करो। जब मैंने बोला स्टेप वाइज करना है तो स्टड बनने की क्या जरूरत है कि क्वेश्चन देख के सॉल्व हो रहा है? जिस ऑर्डर में बोला उस ऑर्डर में सॉल्व करो इसे। समझ आई? ये जितनों ने देख के बताया ना, ये तुम वही हो जो नेगेटिव लेके आओगे अपने पेपर में खुद ही। समझ आई? जितनों ने देख के बताया। मैम हमने बना के बताया। मुझे पता है कितनी देर में पेडिग्री बनता है। पहली बार पढ़ा रही हूँ मैं। ड्रॉ करने में तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो तुम्हें क्या टाइम बचा के कहाँ जाना है? बाकी क्वेश्चंस करने हैं। इसके साथ मेरे साथ ही करने हैं ना। मैं स्क्रीन पे रखूंगी क्वेश्चन, तो कैसे कर लेगा? हम उस टाइम की बात करें, नीट के टाइम। अच्छा, नीट के टाइम जो प्रैक्टिस करके जाएगा ना उसी से जल्दी होगा। समझ आई? यो मैम। ऊपर से करने से तो गलत ही होगा। बाकी हमारा काम है बताना, तुम्हारी मर्जी, करो ना करो। ऑर्डर वही है जो मैंने आपसे कहा था। जो ऑर्डर से करके आएगा उसको गलती समझ आ जाएगी, बस इतना है। Okay, आइए। In the following human pedigree, the filled symbol represent the affected individual. क्वेश्चन पढ़ लिया करो। किसी दिन वो नोशन गलत कर देगा, कुछ उल्टा लिख देगा और जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। कर देते हैं नीट वाले ऐसा। एंट्रेंस एग्जाम सब करते हैं। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। ठीक है जी, पता लगाना हमें। जनरेशन नंबर 1 इसने लिख रखी है, 2 भी रख रखी है, 3 भी लिख रखी है, 4 भी लिख रखी है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब भी बड़ा पेडिग्री होता है तो हमें उसे तोड़ना पड़ता है। कैसे? ये जनरेशन 1 सबका कॉमन है, लेकिन आगे जनरेशन अलग अलग हो रही है। ये 3 परिवार है, परिवार ए, परिवार बी एंड परिवार सी। इन सबके दादा दादी जी या नाना नानी जी सेम है, लेकिन बाकी सब डिफरेंट है। सो ये परिवार जो सी है वो ऐसा है। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, ये जनरेशन 1 हुई, ये जनरेशन 2 हुई और ये जनरेशन 3 हुई इनकी। ठीक है, इधर आइए। ये जो फैमिली बी है ना, जरा इसको ध्यान से देखना। ये हुई इनकी जनरेशन नंबर 1, ये हुई इनकी जनरेशन नंबर 2 और ये हुई इनकी जनरेशन नंबर 3। आइए इस परिवार को देख लीजिए।
ये परिवार जो ए है ये भी इनमें कॉमन है, लेकिन इनके जनरेशन भी तो अलग है। ये 1, ये इनकी जनरेशन 2, ये इनकी जनरेशन 3 और ये इनकी 4। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, आप कष्ट करते तो यू विल रियलाइज कि फैमिली सी की बात करें तो सी में जनरेशन 1 में इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, यो मैम। जनरेशन 2 में इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, यो यो मैम। मैम। एक है, थर्ड में है, जीरो नो मैम। नहीं, स्किप हो गया। बी में आओ, ए में है, बिल्कुल है, ए में तो सब में है। इसकी सेकंड जनरेशन में है, नो मैम। थर्ड में है, यो मैम। यहाँ भी स्किप हो गया। ए के पास आओ, ए की फर्स्ट जनरेशन में तो सबके ही था, इसकी सेकंड जनरेशन में है, थर्ड जनरेशन में है, जीरो नो मैम। फोर्थ में है, यो मैम। यस मैम। हर जनरेशन में स्किप आया, यो मैम। यो मैम। आया ना। बड़े पेडिग्री को ध्यान से करना होता है। सो दिस इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, डोमिनेंट है ही नहीं। अब हमें बताना है सेक्स लिंक्ड है या एक्स लिंक्ड है। देख के पता चल रहा है कि पेरेंट में मेल अफेक्टेड था, लेकिन उसने लड़की लड़का दोनों को किया, तो इट वुड बी ऑटोसोमल रिसेसिव। आंसर इज ए। समझ आई? यो मैम। ये पेडिग्री जो है, पेडिग्री हमेशा लिख के करनी चाहिए, कभी उसको बिना नहीं करना चाहिए, वो गलत हो जाता है बहुत आराम से। ठीक है जी, तो ये था थोड़ा कठिन वाला। अब ये देखिए, इसे सिंबल के बेस पे ही आते हैं। ट्राई क्वेश्चन नंबर 139, चैट में लिखना। 139 मैम फर्स्ट क्या मैंने बोला बोलने के लिए बेटा, चैट में लिखना बोला ना। वन 139 ये सिंपली एनसीईआरटी का है। देखो कैसे, विच जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं सबसे पहली चीज क्या करती, करेक्ट इनकरेक्ट को अंडरलाइन। करेक्ट या करेक्ट इनकरेक्ट को इंकरेक्ट अंडरलाइन। ऑनलाइन। Which one of the following symbol and its representation used in human pedigree analysis is correct? कौन सा सिंबल और उसका मीनिंग सही लिखा है, तो करेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करो। अब देखो, मेल और फीमेल के बीच में 2 लाइनें हैं, तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ये बात सही है। अनअफेक्टेड मेल, ये अनअफेक्टेड है, लेकिन मेल का सिंबल डब्बा होता था, तो ये गलत हो गया। अनअफेक्टेड फीमेल, फीमेल का सिंबल सर्कल होता था, तो ये गलत हो गया। ये है अनस्पेसिफाइड जेंडर लेकिन अफेक्टेड का, तो ये अफेक्टेड है लेकिन मेल नहीं है, अनस्पेसिफाइड जेंडर है, ये आपको पता नहीं है जेंडर कौन सा है, इसलिए डी गलत हो गया। आंसर वुड बी ए। ए। तो एनसीईआरटी में जो लिखा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर का स्पेशली। मैं तुम्हें अगर ये दिखाऊं ना, तुम बैठी हो तो बता देता हूँ। जैसे ये सिंबल है, इसी सिंबल से क्वेश्चन आया अभी। सिमिलरली इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटे छोटे इन्होंने चार्ट बनाए हैं ना, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये वाले से। और वो कहाँ गया यार, जिसमें बार बार एक क्वेश्चन आ जाता है, हर बार आता है नीट में क्वेश्चन, बता देता हूँ कहाँ गया। ये इससे क्वेश्चन आता है, कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है रिसेसिव, ये जो तुमको ही दिख रहा है ना, तो तुमसे सिंपली ये पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसेसिव ट्रेट और नॉट अ डोमिनेंट ट्रेट। वो सब देगा, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है, पॉट की शेप, सीड की कलर, सीड का कलर और पोर्ट का कलर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, एक्सियल और टर्मिनल में से डोमिनेंट रिसेसिव कौन सा है। तो इस चैप्टर के जो ये पिक्चर्स है ना, ये इस पे हर साल क्वेश्चन आते हैं और हर साल गलत होते हैं, तो पढ़ के जाना है इसे। ओके, यो मैम। now try this question, question number 140.
अच्छा, एलील्स बनाने नहीं आते आप लोगों को अभी? ओके, ऑलराइट। देखो, अगर मैं बोलूं, दो तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर मैं सेक्स लिंक्ड कंडीशंस की बात कर रही हूँ, डिजीजेस की बात कर रही हूँ, और अगर मैं ऑटोसोमल कंडीशंस की बात कर रही हूँ, ठीक है, दो तरीके से मैं पेरेंट्स के जीन्स को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। देखो कैसे, ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फीमेल है एंड अगर ये मेल है, मैं सिंपली लिखूंगी फीमेल के लिए एक्स एंड एक्स और मेल के लिए एक्स एंड वाई। सही बात है, X and Y. है ना? मेरे को डिजीज ये बताना है, मैम। मैं इसके ऊपर सिंबल लिख दूंगी कि भाई इसके ऊपर डिजीज है, इसके ऊपर डिजीज है, किसके पास है ना? सिंपली रिप्रेजेंट कर दूंगी। लेकिन अगर मेरे को ऑटोसोम्स पे दिखाना है तो मैं एक्स एंड वाई नहीं लिखती, तब हम अलग लिखते हैं, तब हम डिजीज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस केस में एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए, ऐसे कैसे समझाऊं? एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बीमारी है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो छोटा ए होगा तब डिजीज होगी, है ना? क्योंकि रिसेसिव है तो दोनों रिसेसिव होने चाहिए। अगर एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए होगा तो डिजीज नहीं होगी, ये होगा कैरियर, और ये होगा हेल्दी। क्योंकि यहाँ पे डिजीज कैसी है, देख, जो तुमने बोला वो क्या बोला, अगर कोई डिजीज है ना तो वो दो तरीके की हो सकती है, या तो वो डोमिनेंट है या वो रिसेसिव है। उसको एक जो जीन है मदर से आना और एक फादर से आना है। अगर वो डोमिनेंट डिजीज है तो वो अकेले काफी है, मतलब कि अगर वो डिजीज, मैं कहती हूँ कैपिटल डी होगा तो डिजीज होगी, तो अगर वो ऐसे पड़ी है ना छोटे एक डी के साथ तब भी डिजीज हो जाएगी। अगर वो कैपिटल डी पड़ा तब भी डिजीज होगी। अगर वो स्मॉल डी है तब डिजीज नहीं होगी। तो डोमिनेंट का मतलब होता है कि एक कैपिटल लेटर भी है ना तब भी वो डिजीज कॉज कर जाएगा। तो ये कैपिटल डी वाला जो ट्रेट है, पापा से मिले, ये क्रोमोसोम पापा से आए या ये क्रोमोसोम पापा मम्मी दोनों से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजीज होगी। रिसेसिव का मतलब ये है कि जब तक दोनों ट्रेट छोटे नहीं होते, मदर से भी रिसेसिव है फादर से भी रिसेसिव है, अगर ऐसा होगा सिर्फ तब डिजीज होगी। अगर ऐसी कंडीशन होगी ना कैपिटल डी या स्मॉल डी, तो इसको डिजीज नहीं होगी, ये हेल्दी होगा। समझ आई ये बात? ये मैम। अब देख बेटा, अभी जो हमने जो डिजीज बनाई है वो मैंने रिसेसिव बनाई है, छोटे वाले को मैंने रिसेसिव बोला। अगर मैं यही चीज दिखाना चाहती हूँ तो मैं कहूंगी मदर के पास, फॉर एग्जाम्पल मदर, मैं कह रही हूँ डिजीज है मेरी, सिंबल बनाओ उसको, ये देख सर्कल डिजीज है, तो मतलब मदर के जीन कौन से होंगे, कैसे लिखूं? स्मॉल और मगर मैं बोलूं पापा को नहीं है तो क्या लिखूं? और अगर मैं कहती पापा कैरियर है तो नीट वाले ना तुमको ये नहीं बताएंगे कैरियर है, ये तुमको ढूंढना है, ठीक है? तो याद रखना कि अगर उसने बताया नहीं है ना पापा कैरियर नहीं है, तो तुम पॉसिबिलिटी रखोगे कि हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए हो। क्लियर? ये बात क्लियर? इस क्वेश्चन में ओके, अब दूसरी जो टर्म तुम्हें पता होनी चाहिए वो है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखो, होमोजाइगस का मतलब होता है एक सेम, जैसे सेम। एक जैसे, यानी कि इसको मैं लिखूं कैसे, अगर कोई अल्फाबेट है जैसे एप्पल ए, अगर दोनों कैपिटल है दैट इज होमोजाइगस, अगर दोनों स्मॉल लिखे हैं तो होमोजाइगस। मैं ऐसे हेटेरोजाइगस कब बोलूंगी, जब दोनों का ऑर्डर कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए। हाँ, ये बात क्लियर है सबको? ये मैम। बहुत बढ़िया। अब आओ, वो तुमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ अ सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कैरेक्टर। करेक्ट कंक्लूजन तुम्हें निकालना है। इतना छोटा सा पेडिग्री है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो अगर ये डोमिनेंट होता तो यार एक ही लड़के को बीमारी क्यों करता, ये इस लड़के को क्यों छोड़ देता? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ये डोमिनेंट लग नहीं रहा। आपको ये चीजें वहां पे खुद से सोचनी पड़ेगी। तो मैं इतना मुझे पता है कि फादर को बीमारी है, मदर को नहीं है, तो मैं लेके चल रही हूँ बिकॉज ये इसको बीमारी नहीं है ना, तो मैं इस वजह से लेके चल रही हूँ कि ये जो भी बीमारी है ना ये रिसेसिव ट्रेट है। अगर ये रिसेसिव ट्रेट है तो मैं अपने हिसाब से सिंबल दे देती हूँ। तो मैं कहती हूँ पापा का है छोटा ए,
यानी कि जिस भी बच्चे के पास छोटा जाएगा उसको बीमारी हो जाएगी। ये बात ठीक है सबके लिए? यो यो मैम क्या मैंने बना लिया, राइट? छोटे से सबसे बीमारी हो जाएगी। अब पापा के पास अगर ये है तो वो अपने स्पर्म के थ्रू तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम दे सकते हैं ना, तो वो सबको एक क्रोमोसोम देंगे, सही है? क्योंकि ये यो सेक्स यो लिंक मैम नहीं है, डिजीज सेक्स लिंक नहीं है। कैसे पता? फादर से बेटी और बेटे दोनों को हुए है ना, इसलिए एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट मत लगाना है यहाँ। क्लियर? तो पापा ने सबको यो यो मैम अब मैं देख रही हूँ कि एक बच्चे को बीमारी नहीं हुई, बाकी सबको होगी, राइट? तो मदर का जेनेटिक मटेरियल मतलब मदर के पास किस तरीके के ट्रेड होगा। देख, अगर तू मदर के देखो मदर के पास ए और ए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? छोटा है। मैम सारे अफेक्टेड होते। नहीं बेटा, अगर मदर के पास स्मॉल ए होता तो मदर कैसी होती? ओके पर यहाँ तो वो हेल्दी है। तो मदर के पास कैसा पॉसिबिलिटी है? या तो मदर के पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, या फिर उसके पास कैपिटल ए है। ये बात समझ आई? यो यो मैम सब बना के देख लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी तो है। यहाँ बना लेते हैं एक और, क्या हो गया? इतना क्यों परेशान होना है हमने? मेरे को तो ऐसे ही लगता है इजी, इससे अच्छा मैं बना लूं परेशान होने से। ये इस बड़े वाला ए ना यहाँ रख लेती हूँ। लेट्स से मम्मी ऐसी है, ठीक है? तो पिताजी ने तो ए दे दी है। अब देखो, अगर मदर के पास कैपिटल ए ही होता, वो सबको कैपिटल ए दे दी, कोई भी बच्चा डिजीज हो पाता? नो मैम मेरी बात मैम दैट मींस मदर के पास कैपिटल ए नहीं है। मदर के पास क्या है? कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। मदर कैसी है? हेट्रोजाइगस Heterozygous. So female parent is heterozygous. Answer would be A. और पर ये यो यो मैम the parents could not have had a normal daughter for this character. ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल डॉटर हो सकती है अगर उसके पास जीने लग चला जाता तो। सेक्स लिंक थोड़ी है ये, हो सकती है। ये गलत हो गया। The trait under study could not be career blindness. इसको ज्यादा पता है कुछ भी। The male parent is homozygous dominant. Dominant नहीं है ये, नहीं तो ये मेल भी होता, तो ये भी नहीं है। आंसर वुड बी ए। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन में से, ठीक है? तो अगर फंस जाओ तो छोड़ देना, इट इज ओके। क्लियर? यो यो मैम लेकिन ट्रेड बनाने के लिए आ सकते हैं, तो बना के देख लेना। ये बना लो रेफरेंस के लिए। बनाया तुमने ये? अगर रह गया हो तो बता देना यार, सॉरी। ट्रेड बनाने के लिए अक्सर आ जाते हैं। आई थिंक वी आर डन विद पेडिग्री। ये कराया मैंने? टू दिस वन सॉल्व करो पेडिग्री, आंसर नीचे खुद ही निकल आएगा। सॉल्व करना, अगर डाउट है तो हाथ उठाना। मैं तो बेटा नीचे कर ले, ताली नहीं दे सकती मैं वो एक्चुअली। अच्छा डाउट है, पूछ लेती। बैटरी नहीं है मेरे पास, 2% है। 2% बैटरी है? आजा Yes, फिर ma'am. नीति के नाम पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रुक जा, फिर 2% बैटरी खत्म होने से पहले। स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो? ये क्या शो करता है? देख, जनरेशन 1, ये जनरेशन 2, ये जनरेशन 3, ठीक है जी? जनरेशन 1 में बीमारी किसी को? नो मैम 2 में है यस मैम 2 और 3 में है Yes, 1 स्किप हुआ। Disease कैसी है? यो यो मैम ये नहीं है डिजीज, रिसेसिव है, बंदर। और ये अनअफेक्टेड पेरेंट से बेटे को भी हो रही है, बेटी को भी हो रही है, तो कैसी है? ऑटोसोमल रिसेसिव। इतना मिल गया मुझे, ठीक है जी? तुम्हें पता है फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ये पता है? यो यो मैम यस मैम ऐसे तो मान लो तुम्हें नहीं पता तो ये ऑप्शन छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं। द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल। ओह, इसको ज्यादा पता है, काटो उसको।
इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड तो है ही नहीं ना ये, मैंने तो क्वेश्चन ये सॉल्व मैम ऑटिज्म हाँ सेक्स लिंक्ड यहाँ भी बोल रही है, ये तो सेक्स लिंक्ड है ही नहीं, तो आंसर कौन सा बचा? अगर तुम भी नहीं पता था ना फिनाइल कीटोनेरिया कैसा है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करके भी कर सकते थे, राइट? ये मैम हाँ सात्विक पूछ बेटा। मैम पूछने में बताना था कि मैम मेरा लाइट नहीं तो मेरा लैपटॉप की चार्जिंग नहीं है तो मैं क्लास लीव कर दूं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था पेडिग्री का, जाओ, काफी सारे बच्चों का आ रहा है मैसेज, काफी सारे बच्चों के लाइक नहीं है, ये यस लास्ट मैम, थैंक यू मैम। हाँ बेटा समझ आया सबको? ये वो बच्ची जिसका लाइट चली गई क्या, खत्म हो गया, निकल ली वो भी, चलो ये थे पेडिग्री के क्वेश्चन। आई विल सेंड यू मोर, तो कल फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। मैसेज ज्यादा नहीं करा रही क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए। तूफान आ रहा है? होमवर्क नहीं तो हाँ होमवर्क दिखा दो आज तक।